अब हम दशम भाव का विचार करते हैं। दशम भाव से मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, राज्य अधिकार, कार्य, व्यवसाय, नौकरी या व्यापार और सामान्य पिता का भी कुछ ज्योतिष कार्यों के अनुसार इस भाव से विचार किया जाता है। पिता से मिलने वाली संपत्ति का विचार किया जाता है, राज्य का विचार किया जाता है कि राज्य से हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस भाव के 4 कारक होते हैं। राज्य के लिए कारक सूर्य होता है, जो पिता का कारक भी है। राज्य कृपा के लिए कारक बृहस्पति होता है। सेवा करने के लिए कारक शनि होता है। वाणिज्य और व्यापार करने के लिए कारक बुध होता है। तो दशम भाव केंद्र भाव में सबसे बलवान भाव है, क्योंकि यह दोपहर के समय उदित होता है, जब सूर्य अपने पूरे बलाबल पर होता है। जैसे नवम भाव त्रिकोण में सबसे बलवान भाव है, इसी प्रकार दशम भाव केंद्र भाव में सबसे बलवान भाव है। और नवम और दशम का यदि योग बनता है तो यह एक सबसे प्रबल राजयोग बनता है। नवम का स्वामी दशम में या दशम का स्वामी नवम में, या नवमेश और दशमेश की युति एक साथ हो जाए केंद्र और त्रिकोण में, तो इसी धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। क्योंकि नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं, दशम भाव को कर्म भाव कहते हैं। तो धर्मेश और कर्मेश की युति या स्थान परिवर्तन या परस्पर दृष्टि संबंध एक उत्तम राजयोग देता है, सबसे प्रबल राजयोग देता है। तो इसमें बताते हैं कि दशमेश यदि बलवान हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण का हो या उच्च राशि का हो, तो ऐसे जातक को मान, प्रतिष्ठा और पैतृक संपत्ति का लाभ अच्छा होता है और वह शुभ कार्यों के द्वारा अपने कार्य व्यवसाय को चलाता है, अपने जीवन के व्यवहार में शुभ कर्म करता है। यदि दशमेश निर्बल हो तो उसके कार्यों में बाधा आती है। यदि राहु केंद्र में हो और त्रिकोण में हो और दशमेश निर्बल हो, तो ऐसा जातक धर्म की तरफ ज्यादा झुक जाता है। दशमेश शुभ ग्रह से युत हो या शुभ भाव में केंद्र में या त्रिकोण में हो, तो कर्म क्षेत्र में वह प्रगति करता है। यदि यह स्थिति विपरीत होती है, अर्थात दशमेश पाप ग्रह के साथ हो या त्रिक भाव में बैठेगा, तो उसके कार्य क्षेत्रों में बाधाएं आएंगी। दशम भाव और लाभ भाव, क्योंकि दशम भाव हमारे कार्य व्यवसाय का है, लाभ भाव हमारे लाभ का है, आमदनी का है, दशम भाव की उपलब्धियों का है, दशम भाव का धन भाव है। तो अब यदि इन दोनों भाव में पाप ग्रह हों, तो ऐसे जातक यदि उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो गलत कार्यों में रत हो जाते हैं, गलत तरीके से अपने आजीविका का साधन करते हैं, स्वजनों को, अपने परिजनों को बदनामी के गर्त में ढकेल देते हैं और अपनों के ही विरोधी बन जाते हैं। दशमेश यदि अष्टम में हो, राहु के साथ हो, तो वह दूसरे लोगों से घृणा करने वाला, द्वेष करने वाला, ईर्ष्या करने वाला हो जाता है, जड़ बुद्धि हो सकता है और वह गलत कार्यों के द्वारा अपनी आजीविका का साधन करता है। दशमेश के साथ शनि और मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं, सप्तम भाव दशम भाव से दशम है, तो उससे भी हम रोजी रोटी और आजीविका का विचार करते हैं। और सप्तमेश पाप ग्रहों से युक्त हो, तो अब मंगल और शनि के अलावा पाप ग्रह राहु और केतु रह गई, तो सप्तमेश राहु और केतु के साथ बैठे और दशमेश शनि और मंगल के साथ सप्तम में बैठे, तो ऐसा जातक अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए, अपने उदर भरण के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकता है, कोई भी नैतिक अनैतिक कार्य कर सकता है
उसे अपने सुख के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अपना सुख सर्वोपरि है और वह गलत कार्य में रत होकर येन केन प्रकारेण किसी भी सीमा तक जा सकता है, ऐसा ज्योतिषकारों का मत है। दशमेश यदि उच्च हो, गुरु के साथ हो और नवमेश दशम में हो तो एक प्रबल राजयोग बनता है। ऐसे जातक को धन धान्य मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होती है। 11वें भाव का स्वामी लाभेश दशम भाव में हो, दशमेश लगन में हो, अर्थात लाभेश और दशमेश दोनों की युति केंद्र में हो जाए तो धन मान सम्मान सुख सम्मान यश प्रतिष्ठा वस्त्र आभूषण सबकी प्राप्ति उसे अच्छे प्रकार से होती है। दशमेश बलवान होकर मीन राशि में गुरु के साथ बैठे ऐसा जातक निसंदेह सुखी और वस्त्राभूषण से युक्त होता है, परंतु यह योग 6, 8 और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इस पर शनि की या राहु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मीन राशि में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं तो गुरु की वह अपनी स्वराशि हुई और शुक्र की उच्च राशि हुई और चंद्रमा उच्च होकर और लगने से बली हो जाए तो ऐसा जातक विद्वान सर्वमान्य पूज्य और धनवान होता है। दशम भाव का स्वामी लाभ में और लाभ भाव का स्वामी लग्न में और दशम भाव में शुक्र बैठ जाए तो ऐसे जातक के पास रत्न धातु स्वर्ण आभूषण की अधिकता होती है, वह उनका स्वामी होता है और उसको धन धान्य में कोई कमी नहीं होती है। दशमेश यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और उच्च राशि का हो और गुरु की उस पर युति या दृष्टि हो तो ऐसे जातक का कर्म क्षेत्र उज्जवल होता है। वह जिस कार्य को भी करता है उसी कार्य में उसे नित्य प्रति सफलता प्राप्त होती है, यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दशमेश यदि लग्न में हो और लग्नेश भी लग्न में ही हो, चंद्रमा केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो ऐसा जातक शुभ कर्मों के आधार पर पाप कर्मों से दूर रहकर निरंतर प्रगति करता है, अपने कुल और समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शनि दशम भाव में बैठ जाए तो यह अच्छी स्थिति है, लेकिन यदि शनि दशम भाव में नीच ग्रह के साथ बैठ जाए और दशमेश भी किसी पाप ग्रह की नवांश राशि में आ जाए, मंगल की या शनि की नवांश में आ जाए तो ऐसा जातक कर्म रहित निष्कर्मी होता है, यानी उसे कर्म क्षेत्र की उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती और यदि प्राप्त होती भी हैं तो वो खंडित होती रहती हैं, बार बार टूटती रहती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है, 4 या 6 महीने बाद फिर छूट जाती है, फिर वह कहीं और प्रयास करता है, फिर नौकरी लगाता है, फिर छूट जाती है, या बार बार वह अपने व्यवसाय को बदलता है, नौकरी बदलता है। यदि वह व्यापार करता है तो व्यापार में हानि होती है और फिर दूसरा व्यापार करता है और इस तरह अपने जीवन को चलाता है, उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। दशम भाव का स्वामी यदि अष्टम में हो और अष्टमेश यदि दशम में हो और इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव यदि पड़ जाए तो ऐसा जातक कुकर्मी या दुष्कर्मों में रत होता है, शुभ कर्मों से उसका संबंध कम ही होता है। इसी प्रकार दशमेश नीच हो या अस्त हो और दशम भाव और दशम से दशम यानी सप्तम और दशम दोनों भाव पाप ग्रहों से युक्त हों तो ऐसे जातक के कर्म भी नीच होंगे, वह शुभ कर्मों में रत नहीं होगा। दूसरों को छल ठगी आदि के आधार पर वह अपनी आजीविका चलाने का प्रयास करेगा।
चंद्रमा यदि दशम भाव में हो, दशमें केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, दशम भाव से केंद्र में हो अर्थात त्रिकोण में हो, यानी दशम में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो, लग्न में हो या धन भाव में हो या छठवें भाव में हो, और लग्ने केंद्र में हो, तो यह एक योग बनता है। और दूसरा योग बनता है कि लग्ने दशम भाव में हो, दशमें बलवान हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो, या तीसरा योग बनता है कि चंद्रमा पंचम में हो और लग्ने दशम में हो। तो इन तीन योगों की प्राप्ति में कोई भी एक योग बनता है, तो ऐसे जातक को यश, प्रतिष्ठा, आजीविका में अच्छे साधनों की प्राप्ति, मान सम्मान और अच्छी आजीविका के साधन प्राप्त होते हैं। धन धान्य और समृद्धि से वह जातक युक्त होता है। दशम भाव नवम से द्वितीय है, तो पिता के धन का विचार, पिता से मिलने वाली पैतृक संपत्ति का विचार हम दशम भाव से करते हैं। ये दशम भाव में पाप ग्रह है, तो ऐसा जातक अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ा नहीं पाएगा, उसमें शायद कुछ कमी ही होगी। लेकिन यदि दशम भाव में कुछ स्वग्रह है, तो ऐसा जातक अपने पिता से मिली हुई संपत्ति की वृद्धि करेगा। 11वां भाव से 10वां भाव 12वां है, तो बड़े भाई बहन, छोटे चाचा आदि के लिए यह वैभाव होता है, उसका विचार हम दशम से करते हैं। द्वादश भाव गुप्त शत्रुओं का है, उनके लाभ की स्थिति हम दशम से देखेंगे। धन भाव से यह नवम है, तो कोष संग्रह की क्षमता या धन संचय की क्षमता या हमारे पास धन अच्छे होने की स्थिति तभी बलवान होगी जब हमारा दशम भाव बलवान होगा, क्योंकि धन भाव का भाग्य भाव, धन भाव से नवम भाव दशम है। तृतीय भाव जो हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, उससे यह अष्टम भाव है। उनकी आयु का विचार, उनसे हमें सुख का विचार, उनकी दीर्घायु होगी या उनका अल्पायु सुख होगा, कब तक उनका सुख होगा, इसका विचार हम दशम से करेंगे। चतुर्थ भाव से यह सप्तम भाव है, तो माता के लिए कार्य व्यवसाय का भी हो सकता है, और क्योंकि सप्तम भाव मारक भी होता है। पंचम भाव जो हमारे संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, तो संतान और ज्ञान के भाव से यह छठवां भाव पड़ता है। छठवां भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है और सेवा का है। तो अपने ज्ञान के आधार पर हम कितना सेवा कार्य कर पाएंगे, और हमारे संतान की रोग और ऋण की अवस्था हम दशम से देख पाएंगे। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है, धन भाव, छठा भाव, दशम भाव ये अर्थ त्रिकोण में आते हैं। तो छठा भाव से दशम भाव पंचम है, तो जो हमारे शत्रु हैं उनकी बुद्धि कौशल, उनकी योजनाएं, उनके मंत्र सिद्धि आदि का विचार, उनके संतान आदि का विचार हम दशम से करते हैं। सप्तम भाव से चतुर्थ भाव है, तो हमारे साझीदार अथवा हमारे जीवन संगनी, पति या पत्नी, उनका निवास, उनका गृह भूमि का सुख, उनका वाहन का सुख और उनको माता का सुख हम दशम से विचार करेंगे। अष्टम से तृतीय है। अष्टम भाव हमारा अध्यात्म का है, गुप्त बाधाओं का है, और तृतीय भाव उपचय भाव है, वृद्धि का है। तो उनकी वृद्धि अथवा हानि का विचार हम दशम से करते हैं। और नवम भाव से यह धन भाव है, भाग्य के लिए धन की उपलब्धि हमारे आजीविका के साधनों से कैसी होगी, कितनी होगी, उसका विचार हम दशम भाव से करते हैं। इसी प्रकार भाव से भाव का भी विचार हम करते हैं, और किसी भी कुंडली में संपूर्ण विचार के लिए हमें
संपूर्ण कुंडली का विचार करना पड़ता है। किसी एक भाव विशेष से उस भाव का सफल प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए सभी भावों का विचार करते हैं। उसके बाद उन पर पड़ने वाली दृष्टियां, शुभ ग्रहों की या अशुभ ग्रहों की युति और अर्गला, प्रतिबंधक अर्गला आदि का विचार करने के बाद ही किसी भाव का संपूर्ण विचार किया जाता है।